अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो खुसूसी दिन होते हैं, जैसे 14 अगस्त का एक बड़ा दिन है, आज 23 मार्च का दिन है, और इस तरह और कई जो खुसूसी मौक़े आते हैं उस पर खुसूसी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएँ। इसी मुनासबत से आज भी जो हमारा मॉर्निंग शो है गुड मॉर्निंग कराची, वो भी 23 मार्च के हवाले से, और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुल्क के बड़े अहम मसाइल हैं, एक आम आदमी के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो आज के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान की बात की जानी चाहिए। और ये पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की एक बड़ी लाजवाल एक दौलत है, और एक उसकी बड़ी एक इनायत है, एक बड़ी अता है तमाम लोगों पर। ये बात समझने की ज़रूरत है, और आज मैं हमेशा कहता हूँ पहले से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मुआशरे में बहुत सारी वैसे तो खामियां हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े छोटे ममालिक हैं, कहीं ना कहीं खामियां सबके अंदर मौजूद होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी माशरा खामियों से खाली हो, उसमें कमियां ना हो, मामलात वहाँ के ठीक ना हो। यकीनन मामलात कुछ कम ज़्यादा ज़रूर होते हैं, यही कुछ मामलात हमारे साथ भी हैं। 70-72 सालों से जो मामलात चले आ रहे हैं, ज़्यादा पुरानी क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ भी नहीं है। जिन ममालिक की मिसाल दी जाती है, चंद एक की मिसालें हम लोग बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स में देते हैं। अक्सर आप देखते हैं जब कहीं गुफ्तगू होती है, 600 साल 700 साल की तारीख़ें कौमों की हैं, कई कौमों की तारीख़ इससे भी ज़्यादा है। कौमें बनने में यकीनन एक वक्त लगता है, लेकिन ये अब सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने मामलात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। खामियों की निशानदेही की जाती है, जानते हैं, बखूबी इससे आगाह हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपनी खामियों कोताहियों के बारे में ना जानते हों, लेकिन अब कमाल ये है कि इन तमाम खामियों को जानने के बाद उनको कैसे ठीक करना है, और ये किसकी ज़िम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मौजू अक्सर ज़ेर बहस आता है कि ये ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है कि वो अपने जो मुआशरा है उसको ठीक करे, यहाँ के मामलात को ठीक तरह से चलाए। ये यकीनन एक इनफरादी शख्स जो इस मुआशरे का हिस्सा है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि मामलात को ठीक करे, अपना किरदार मुआशरे की तश्कील में अदा करे, ताकि इन खामियों के ऊपर काबू पाया जा सके। बड़े आसान और सरल अंदाज में ये मामला समझने की कोशिश करेंगे आज, और हमारी कोशिश ये होती है कि बात आपको समझाई जाए कि मामले किस तरह बेहतरी इस माशरे में लाई जा सकती है। खामियों की निशानदेही ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि इस मुनासबत से हमेशा प्रोग्राम्स में अपने गुफ्तगू करें। तो आज भी क्योंकि स्पेशल प्रोग्राम है, मेहमानों का जो पैनल है वो भी आज बड़ा ख़ास है। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, जिनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पर 23 मार्च के हवाले से, इस तारीख़ी दिन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है, एक ऐसा खूबसूरत ख़ित्ता है, जहाँ आपको हर रंग, नस्ल, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर जा बजा नज़र आते हैं। मज़हबी हम आहंगी की ज़रूरत है, और कई दुनिया के बड़े ममालिक से ज़्यादा यहाँ हम आहंगी पाई जाती है। ये बात बड़े वसूख से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इत्तेफाक हुआ चंद एक ममालिक जाकर देखने का, लेकिन जितनी मज़हबी हम आहंगी पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है पाई जाती है, शायद कहीं और पाई जाती हो। तो ये तो एक हमारा ख़ासा है। खामियाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यकीनन है, लेकिन कुछ खूबियाँ भी हैं जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। प्रोग्राम्स में इनका तस्करा नहीं होता। ज़्यादा शिकायत लोग इस हवाले से करते हैं कि खामियों के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। तो खूबियों की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि सर फ़हरिस्त जो खूबी है वो शायद ये है कि पाकिस्तान में एक मज़हबी हम आहंगी पाई जाती है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं, और सालों से आबाद हैं, और उनका रिश्ता कैसा है ये आज ज़रूर इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि स्टूडियोज़ में आज बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। बिला ताख़ीर तारुफ़ उनसे आपका करवाऊँगा, और उसके बाद फिर आज गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान सरदार शौकत पोपलजई साहब, प्रेसिडेंट बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम, इंटेलेक्चुअल हैं, एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू होती है, और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जब भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं
तो हम सरदार शौकत पोपलजई साहब को हमेशा याद करते हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ी खुशनसीबी है कि आप हमेशा अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे साथ प्रोग्राम्स में यहाँ शरीक होते हैं। तो आज मौजूद मेहमान सरदार शौकत पोपलजई साहब को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी दूसरे जो आज हमारे मेहमान हैं, बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं, आपके सेहत के हवाले से गुफ्तगू होती है उनसे, सेहत के मसाइल के हवाले से। लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात करनी ज़रूरी है, ये पाकिस्तान का दिन है, तो इसके ऊपर आज ख़ास तौर पे बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, सीनियर नायब अमीर खाकसार तहरीक पाकिस्तान के, उनको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बिशप खादिम भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बिशप काउंसिल, उनको भी खुशामदीद इस नशस्त में। बहुत शुक्रिया आपका खादिम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। सरदार शौकत पोपलजई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ हमेशा मीशत के हवाले से बात होती है, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। यकीनन खामियाँ तो होंगी, दुनिया में और भी कौमें आबाद हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन कमाल ये है कि जनाब उन खामियों को छुपाया जाता है और जो खूबियाँ होती हैं उसको ज़्यादा उजागर किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कमी शायद यहाँ पर नज़र आती है। जैसे मैंने एक बड़ी लंबी तमहीद अभी बांधी, उसमें ये कहा कि मजहबी हम आहंगी एक ऐसी चीज़ है। मैं कई जगह ट्रैवल किया, आप तो मुझसे ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, इल्म रखते हैं, आपने क्या देखा है कि इस तरह की जो हम आहंगी है वो पाई जाती है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो गुफ्तगू की जाए। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। इसके अंदर तो बड़ी डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि बिल्कुल एज ए नेशन यस। हमारा इत्तेफाक बिल्कुल मौजूद है, और पाकिस्तान एज ए फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस और 5 प्रोविंसेस हो गए, आप यस। गिलगित बल्तिस्तान भी तो बिल्कुल मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लीडरशिप की फुकदान रही, यस। और लीडरशिप जो पॉलिटिकल टाइप लीडरशिप जो है वो पर फोर्स पॉलिटिक्स करते रहे हैं और कर भी रहे, राइट। लेकिन उसमें मैं बहुत कम देखता हूँ जिसमें अवामी सेंटिमेंट्स मौजूद हों। बिल्कुल ठीक। आप देखें कि दुनिया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में खूब से खूब तर एडवांस से एडवांस लोग स्पेस में चले गए, वहाँ पे फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन हम अपने ही स्टोन एज से अभी तक बाहर नहीं निकल सके। और ये स्टोन एज से निकालना एक 20-22 करोड़ लोग खुद तो नहीं निकाल सकते। यू लुक टुवर्ड्स लीडरशिप, बिल्कुल ठीक है। और वो जब लीडरशिप ना हो तो आजकल जो आप क्राइसिस देख रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जब सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये हो रहा है। अब इसको चैनलाइज कैसा किया जाए? सबसे पहले तो मेरी समझ से बाहर है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कोई मिरेकल हो कि ये चैनलाइज हो जाए। सेकेंडली ये कि आपको एज ए नेशन प्रिपरेशन जो है, देखें अगर हमने अपनी यूथ को पहले ही डायरेक्शंस दी होती, डायमेंशंस दिए होती, तो आज हमारे अपने लोग जो हैं यहीं पाकिस्तान में वो लीडरशिप रोल लेते। मैं समझता हूँ कि जो टेक्निकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है कुछ के नाम लेने में मैं कबात नहीं करूँगा, जैसे जो की हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनमें वो लोग लगाए जाते हैं, वो लोग आके लगते हैं कि जिनका पाकिस्तान की कोर जो सोशो इकोनॉमिक फील्ड है उससे कोई इशू यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब वो दे कम विद द पर्पस, और ये दे कम मैं उस चीज़ से मुत्तफिक नहीं होऊंगा कि अगर आप कहें कि जी ये पाकिस्तान की खैर ख्वाही में आए, तो मैं माजरत के साथ मैं शायद उससे एग्री नहीं करूँगा। ठीक, तो दे आर सेंट हेयर फॉर सम पर्पस और दे डू थिंग्स बाय पर्पस। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है इस चीज़ का। हमारे मुल्क के अंदर बड़े काबिल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जाता है। उनकी पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं है नेशनल में। आप देखिए, पार्टिसिपेशन आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन आप जो है बाय वर्चू ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, बाय वर्चू ऑफ देयर एक्सपीरियंस आप उनको शेयर कराते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी आपको जो फीलिंग होती है कि इस मुल्क के सेंटिमेंट्स में लोगों के कमी है, कमी नहीं है। लोग इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और बस वो लीडरशिप को फॉलो करते हैं डिफरेंट डायमेंशन में। अब लेफ़्ट राइट हो,
रिलीजियस हो लीडरशिप तो लीडरशिप है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जब कोई चॉइस ना हो तो आप फॉलो करते हैं, फिर फॉलो करते हुए जिस चैनल के पीछे आप जाएंगे फिर वही चीज़ होगी। चलें ठीक है। अच्छा प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब की तरफ आएंगे, सीनियर नायब सदर अमीर खाकसार तहरीक पाकिस्तान के। सर सवाल आपकी भी खिदमत में वही है कि मजहबी हमआहंगी के हवाले से, और शायद चंद एक ममालिक में से है जहाँ मजहबी हम आहंगी जो है वो पाई जाती है। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैं चाहूँगा इसके ऊपर कुछ कलाम कीजिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमारे मुल्क में तमाम जितने भी गैर मुस्लिम हैं जी, वो अपनी जगह पर खुश भी हैं, ठीक है, महफूज हैं और उनको उनकी हकूक़ जो है मिल रहे हैं। ठीक है। और जहाँ ताल्लुक़ है हमारे मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से मुताल्लिक़ लोग हैं जी, तो उसमें सिर्फ एक इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें हमारे अंदर भाईचारा कायम किया जाए। ठीक, कुछ तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक, मसलन किसी माशरे में अगर इंसाफ नहीं है तो वो माशरा काज़िब है, वो माशरा जो है जुल्म पर मबनी है। ठीक, तो इंसाफ अगर हमारे मुल्क में सिर्फ इंसाफ के दरवाजे खुल जाएं जी, तो तालीम के मामले मैदान में भी इंसाफ होगा, बिल्कुल ठीक है, तिजारती मामले में इंसाफ होगा, बिल्कुल, महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो इंसाफ के तकाजे वो पूरे कर देते। महंगाई ये इसके अलावा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जी, जी, उसके ख़िलाफ़ भी। तो ये बात यह है कि सिर्फ इंसाफ जो है, सिर्फ इंसाफ अगर मुल्क में मिल जाए तो समझिए कि आपका मुल्क जो है तरक्की और तरवीज की तरफ पहुंच जाता है। ठीक, तमाम हकूक़ जो हैं वो आवाम को मुयस्सर हो जाते हैं। सिर्फ इंसाफ अगर मुयस्सर हो जाए जी, तो हमारा मुल्क की फलाह और बका है, आवाम की फलाह है, और ये मुल्क जो है ये भरपूर तरीके से तरक्की भी करेगा, आवाम मुहाफ़िज़ भी होगी और उनको बाकायदा तौर पर काम करने की सलाहियतें, बासलाहियत लोगों को आगे बढ़ने की जो है वो मौक़े मिलते चले जाएंगे। सिर्फ हमारे मुल्क में एक चीज़ की ज़रूरत है, इंसाफ। ठीक, मैं समझता हूँ अगर उसकी तरफ आगे आ जाएं तो जहाँ पर हम समझते हैं कि बहुत सारे मसाइल और मामलात हैं, कुछ नफ़रतों की दीवारें भी खड़ी हैं तो वो ढह जाती हैं, और ऐसे लोग जो इसमें मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हैं, ख़ास तौर पर खुसूसन जिस तरह हमारे मुल्क में गुज़श्ता 72-73 साल से ये हो रहा है कि जो भी आया उसने लूट मार की, कत्तो गारत गरी की, मुल्क को तहस नहस किया और मुल्क छोड़कर बाहर भाग गया, अपना असासा लेके बाहर चला गया। उनको लाने के लिए भी इंसाफ के तक दरवाजे खुले हैं होने चाहिए, और इंसाफ करने वाले ऐसे लोग होने चाहिए जो मुहिब वतन हो, मुहिब कौम हो और मुहिब इस्लाम हो। बिल्कुल ठीक है, तब हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में एक अनारकी की जो कैफियत पैदा की जाती है ये बाकायदा तौर पर साजिशें हो रही होती हैं, और इसमें छोटे लोग नहीं, बड़ी बड़ी शख्सियात इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कत्लो गारत गरी मुल्क में अफरा तफरी फैली रहे, अवाम उस तरफ लगी हुई हो, महंगाई का शोर बरपा हो, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो, तिजारती मामलात में लोगों के साथ जो है वो उनका भत्ताखोरी हो रही हो, तो ऐसी सूरत हाल अवाम के साथ होती रहे और हम अलग बैठकर अपने मुल्क के बखिए उधेड़ते रहें, मुल्क का माल नोचते रहें, अवाम का खून चूसते रहें और माल भर के बाहर ममालिक में चले जाएं। समझता हूँ कि यहाँ पर भी जो ममालिक इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, खुसूसन हम देखते हैं कि यहाँ से जो लूट मार करने वाले जाते हैं, यही ममालिक जिनको जो हमारे कभी आका रहे थे, अपने गुलामों को आज भी वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। आज भी वो देखा जाता है कि लूट मार करने वालों के बैंकों को उनके मुहाफ़िज़ हैं, और उन्होंने जो बाहर जायदादें बनाई हैं उनके वापसी का कोई रास्ता वो नहीं देते। बिल्कुल ठीक है, इन चीज़ों को इंसाफ ऐसा है दरवाज़ा कि जहाँ से अगर वो दरवाज़ा सबके लिए यकसां खुला हुआ है तो उस दरवाजे से आपको हर मामले में
जो है वो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और हर मामले में आपको तमाम चीज़ें आवाम को मुयस्सर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है कि जहाँ पर हम इंसाफ समझे शर्त है, कि यानी मुल्क आप और समझते हैं कौम कि की इंसाफ बुनियादी जहाँ शर्त जहाँ है। कौम की तरतीब होती है ना, देखिए बात यह है कि तालीम के मैदान में, तिजारत के मैदान में, लूटमार के मैदान में, मुल्क की बका और फलाह के मामलात में, हर मामले में अगर इंसाफ है तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। यहाँ की हमारी कौम जो है वो हर मामले में बहुत आगे है। हम समझते हैं कि गैर मुस्लिम भी बहुत आगे निकल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ख़वातीन भी हर मैदान में अपना किरदार अदा कर रही हैं, मगर सिर्फ उनको निशाना बना दिया जाता है। मौनिदाना रवैया, मौनिदाना अंदाज, छोटा बड़ा तकसीम, ये तफरीक जो है ये उनको उनके हकूक़ सलब कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका रास्ता रोकना ज़रूरी है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसाफ की फराहमी जिस माशरे के अंदर होगी वहाँ पर फिर मामला जो है वो ठीक हो सकते हैं और वो हर सतह के ऊपर ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बात हो रही थी मजहबी हमांगी के हवाले से, तो यहाँ पे बिशप खादिम भुट्टो साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी यही सवाल मैं करूँगा कि वो क्या समझते हैं किस हद तक मजहबी आज़ादी पाई जाती है। यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुश्किलात भी हैं और मामलात को सुधारने में यकीनन थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन आप अपनी इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा कलाम कीजिए। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस ख़ास दिन में हमें मौका दिया कि हम पाकिस्तान में रहने वाले जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जी, वो मजहबी हमांगी और जो मजहबी रवादारी है उसको किस तरीके से वो निभा रहे हैं। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब पाकिस्तान नहीं बना था तो क्रिश्चियन एसोसिएशंस, क्रिश्चियन लीग्स और बहुत सारी ऐसी तंजीमें थीं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पाकिस्तान के उस ड्रीम्स की हिमायत कर रहे थे जो आज पाकिस्तान बना हुआ है। बिल्कुल ठीक। और उसमें पूरे ऑल इंडिया से जो क्रिश्चियन लोग थे, जो लीडरशिप थी, वो इसमें काम कर रहे थे। अब सबसे बड़ी मैं बात बताऊं तो जो आज का पंजाब है पाकिस्तान का, तो अगर क्रिश्चियन 3 वोट अगर ना मिलते तो पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। लेकिन पाकिस्तान को बनाने के लिए क्रिश्चियंस ने बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा किया। और आज हम लोग यहाँ पर उसी ख्वाब को जो कायद-ए-आज़म ने देखा और हमारे बड़ों ने देखा और वो कुर्बानियाँ जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने दी और मसीही हमारे बड़ों ने दी, आज उसी की ताबीर जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि आज 23 मार्च है और करारदाद पाकिस्तान का वो दिन है जिसकी याद में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान को बनाने के लिए जो है, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मनाटीज़ ने किरदार अदा किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान किसी अक्सरियत ने नहीं बनाया, मैं आपको आज हकीकत बताऊं। बिल्कुल ऐसा ही। कोई मुसलमान दावा नहीं कर सकता कि जी हमने बनाया, क्योंकि उस वक़्त मुसलमान भी मनाटी थे, क्रिश्चियन भी मनाटी थे और सिख भी मनाटी थे। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को जो है वो मनाटीज़ ने जॉइंट एडवेंचर में बनाया है और ये उन्हीं की कुर्बानियों का समर है कि आज पाकिस्तान में हम लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो मजहबी रवादारी और मजहबी आज़ादी जो है, उसका जो है मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें हर तरह से मजहबी आज़ादी है। लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जो आए दिन हम कहीं ना कहीं बर्दाश्त करते रहते हैं। अभी ये तकरीबन 3 दिन पहले हैदराबाद में एक चर्च पर जो है अटैक किया गया है और मैं इस बात की मज़ामत करता हूँ कि जहाँ हमारे मुस्लिम भाई अक्सरियत में हैं, वहाँ पर मजहबी रवादारी को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो लोकल गवर्नमेंट जो है और जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, ये हमें पूरे राइट्स देती हैं। बिल्कुल ठीक। और मजहबी आज़ादी के लिए हर तरह से हमारे साथ तावन करते हैं। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं मजहबी तौर पे, तो उसमें जो है हमें आज़ादी से इबादत करने की जो है वो दी जाती है, परमिशन दी जाती है, इजाज़त दी जाती है। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और सूबाई गवर्नमेंट्स का और लोकल गवर्नमेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पाकिस्तान में बसने वाले मसीहियों के लिए, हिंदू लीडरशिप के लिए, सिख लीडरशिप के लिए जो है
वो एक नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा कि जो कॉरिडोर बनाया गया सिखों के लिए, ये एक बहुत बड़ा कदम था जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उठाया, और फिर हिंदुओं के लिए एक अच्छा इकदाम किया गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले क्रिश्चियंस के लिए भी जो है इसी तरह के इकदाम किए जाएँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो गवर्नमेंट ने हथिया लिए और आज तक वो हमें वापस ही नहीं मिले। ऐसे ठीक है, इवन कि हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं और हमारे पास वो वापस आज तक ओनरशिप आप चाहते हैं कि दोबारा से ठीक है। सीख लेंगे। ठीक। और पाकिस्तान में जो तासब पे मैं बात करूंगा कि हमारे साथ अभी भी वो जो मजहबी तासब है उसकी फ़िज़ा कायम है, ठीक। उसकी फ़िज़ा कायम है और उसका जड़ जो है वो कहीं ना कहीं निकलता रहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं हैं और पाकिस्तान के ना दूसरे नंबर के शहरी हैं और ना तीसरे नंबर के शहरी हैं, हम पहले नंबर के शहरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी वफादारियाँ हमारे आबाओ-अजदाद से लेकर हमारी नस्लों तक, जो आने वाली नस्लें हैं, वो कायम रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। चलें इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी सरदार साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है, और जैसे अभी बिशप साहब फरमा रहे थे, खादिम बिशप, कि ये मुश्किलात तो हैं यकीनन, जिसका अभी तस्करा उन्होंने किया है, लेकिन फिर मैं सवाल हमेशा ये करता हूँ कि मुश्किलात तो आपको हर जगह नज़र आती है, ख़ास तौर पे जो नेबरिंग कंट्री है आपकी, वहाँ पर तो मामलात इससे ज़्यादा अबतर हैं। किस तरह इन मामलात को रिजॉल्व किया जा सकता है? क्या अभी खादिम साहब ने कहा कि बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि बड़ी कंट्रीब्यूशन यकीनन है, लेकिन फिर हुकूमतों को भी आगे बढ़ के कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट, इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ को जो है वो सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर जो काम किए, जैसे करतारपुर वाला मामला था, और जैसे अभी जो हिंदू बरादरी के लिए अभी जो टेम्पल की जो तामीर थी, तो अपने हिस्से का तो काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? मुझे उम्मीद है बिशप साहब मेरी कुछ बातों का बुरा नहीं बनाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस हारमनी पाकिस्तान में मेरा ख्याल इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। जी। आप अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, हर तरफ ले लें, तो ये मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि ये अपने आप को मिनॉरिटी बोल रहे हैं, ये लोग मिनॉरिटी है नहीं, बिल्कुल। दे आर पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस नेशन। अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम मेरी ज़ात से मैं इनको अलग नहीं समझता। जब आप मुल्क का हिस्सा हैं तो फिर अब रिलीजियस बिलीफ पे फिर उसमें आ जाता है कि आप इस खित्ते में रिलीजन एक हमारा ख़ासकर बीइंग अ मुस्लिम हमारी कुछ ऐसी प्रोटोकॉल है रिलीजन की कि हम मजबूर हैं उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। तो ये तो उसको चल रहा है। अब हाउ यू टेक इट, ये इट बिलोंग टू योर बिलीव, और आप उसको कैसे लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने आप देखें सेनेट आ जाए, प्रोविंशियल असेंबली आ जाए, नेशनल असेंबली आ जाए, मेरा ख्याल मिनॉरिटी को कंप्लीट हक दिया गया वहाँ पे। अब मेंबर्स हैं, हमारे बहुत से दोस्त वहाँ मेंबर्स हैं जो अपना फुली उसको करते हैं प्रोटेक्ट। और अगर खुदा न खास्ता, जैसे उन्होंने अभी बताया कि एक इंसिडेंट रिसेंट हुआ, ये पूरी दुनिया में होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप एक एरिया में हो और इंसिडेंट दूसरे ना हो। मैं समझता हूँ कि इनके हकूक़ के साथ इनके भी फ़राइज़ हैं, ये भी समझदारी से काम लें और फील करें, अपने आप को फील करें कि दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और अपने आप को मिनॉरिटी फील ना करें। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसे मेरी फीलिंग्स है, पूरी कौम की वैसी फीलिंग्स होगी। जब हम इनको अलग नहीं समझेंगे तो फिर हारमनी तो है, इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। एग्जैक्टली। बाकी अब मैं आता हूँ कि आप अब रिलीजन फैक्टर जो है ये बड़ा स्ट्रेटेजिक फैक्टर हो गया पूरी दुनिया के अंदर। मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस रीजन, एनीवेयर यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोप, एनीवेयर। सो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस भी होती हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में उस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई, अल्लाह का बड़ा करम रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े एक्सट्रीम टाइम में भी वो हुई नहीं। ठीक। तो अब वो एक्सट्रीमिज्म जब बढ़ता है तो इंटरनेशनल फोर्सेस उसको एक्सप्लॉयट करती हैं, वो फिर हमारी मिनॉरिटीज़ को नेम लेके उनको आगे करके हम लोगों को एम्बैरेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा है नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुल्क के साथ तरक्की कर रहे हैं।
मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैं इनको मिनॉरिटी नहीं समझता, दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दे आर एज गुड एज वी। तो ना नंबर 2 ना नंबर 3 ना नंबर 1 सिटीजन, वी आर जस्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई टीयर्स जो है वो नहीं जो बनाए जी। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको नहीं समझे, आप उसको ना आप समझे, बिल्कुल वही। नहीं हम फेस कर रहे हैं ना इस चीज को। आप, मुझे अंदाजा है, लेकिन अब सब ठीक है। खड़े हैं आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, ये फरमाइए कि अभी जैसे जस्टिस की बात हो रही थी, सरदार साहब ने भी एक पॉइंट है उसको रेज किया है कि बिल्कुल सबको सोसाइटी का हिस्सा बनना है। इनजस्टिस तो हर जगह है, चाहे इनके साथ हो, हमारे साथ हो, किसी के साथ हो, सबके साथ है। तो ये तो बाय एंड लार्ज पूरी सोसाइटी का मसला है, और जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी शख्स मुतमईन नज़र नहीं आएगा। क्या फरमाइए जी? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि हम इकट्ठे, बिशप खादिम भुट्टो मेरे दोस्तों में हैं, इसी तरह हमारे सिख भाई, और हम इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से हम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, और इनके जो मसाइल हैं, सरदार साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं इसका कायल हूँ, तायद करता हूँ कि वाकई हकीकत में हम इनको ना हम माइनॉरिटी समझे और ना ये अपने आप को अक़लियत समझे, बल्कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मामला है। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। मैं समझता हूँ कि इनको माइनॉरिटी कहने की बजाय गैर मुस्लिम और मुस्लिम वाली बात हो, जैसे कुरान अव्वल के मुसलमानों को रसाले तमाम कहा करते थे कि ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाला मामला है। लेकिन आपका भी ताल्लुक जो गैर मुस्लिम के साथ रहा है, आपने कहा कि जिस मुल्क में, जिस जगह पर, जिस रियासत में गैर मुस्लिम महफूज नहीं है, समझे ना, वो उस रियासत के लिए बड़ी तोहमत है। बिल्कुल ठीक है, समझे ना। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत महफूज है। बिल्कुल ठीक है। ये ज़रूर ये है कि अपनी अपनी जगह पर जो है कहीं ना कहीं शिकवे शिकायतें तो होती हैं। देखिए, जब तक शिकवे शिकायतें नहीं होंगी, तामीर के रास्ते नहीं बनते, नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए इस्लाह की ज़रूरत होती है। हमें बुनियादी तौर पर मुल्क की बका और फलाह के लिए मुत्तहिद होकर काम करना है। बिल्कुल ठीक है। और जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते, हमारे अंदर दिलों में यकसानियत नहीं होगी, हम आगे मजबूत और मजबूत नहीं हो सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। अपनी कॉज के लिए जो लोग जदोजहद करते हैं, इलामा मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो कौमें बाकिरदार नहीं होती वो कौमें तबाह हो जाती हैं। कैरेक्टर इज़ द वन। आप किरदार साजी करें, कौमों की किरदार साजी की जाए, उनकी इस्लाह की जाए, उनके मसाइल को हल करने के लिए उन्हें तैयार किया जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मछली खाने के लिए आप रोज़ाना किसी को मछली खिलाएंगे, समझिए ना, तो वो रोज़ाना आपको पकड़ना पड़ेगी। आप बजाय मछली खिलाने के उनको मछली पकड़ने के रास्ते बताएं। बिल्कुल ठीक है। जब मछली खुद पकड़ेंगे, खुद खाएंगे, तो फिर फैज़याब होते चले जाते हैं, वो आगे बढ़ने की ताकत होती है, उनको काम करने की सलाहियतें उनके अंदर पैदा होती हैं। अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। मेहमान तो आज बहुत सारे मुख्तलिफ औकात में हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए इस वक्त कहा जा रहा है पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी, ये गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मजहबी हम आहंगी के हवाले से। आज पाकिस्तान का दिन है, 23 मार्च, तारीख़ अहमियत इसकी है, और 23 मार्च 1940 के हवाले से आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गुफ्तगू सुनते हैं। हर साल आज ही के दिन इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करती है, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत ये है कि जो हमारे मसाइल हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पर हम बात करते हैं। 70 या 72 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज उसी जगह खड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? जो सियासी उतार चढ़ाव आते रहे, सब कुछ होता रह कर, ये अपनी जगह है। पूरी दुनिया में ये सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं, सियासी जोड़ तोड़ होते हैं, मामला चलते रहते हैं, लेकिन कौमें जो हैं वो बनती हैं। मजहबी हम आहंगी एक मसला होता है, और इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी निशानदेही होती रहती है।
इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ देर पहले बात हो रही थी, लीडरशिप का एक बड़ा अहम किरदार होता है और रहनुमाई तो हमारी की जा चुकी है, गाइडलाइन हमें दी जा चुकी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बता चुके हैं कि अगर इस मुल्क को एक कौम बनाना है तो उसके लिए करना ये होगा कि तमाम लोगों को जोड़ कर रखना है, यहाँ बसने वाली तमाम अक़लियतों को अपने साथ लेकर चलना है। और कुछ देर पहले ये भी अभी गुफ्तगू हो रही थी कि ये कि हमने खुद से ही तय कर लिया कि कौन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे सरदार साहब भी फरमा रहे थे कि सब पाकिस्तानी हैं और इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात समझते हैं तो फिर मामला जो है वो आगे की तरफ जा सकते हैं। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ अभी गुफ्तगू में यहाँ ज़ेर बहस आई, वो ये कि इंसाफ की फराहमी अगर होगी हर सतह के ऊपर तो फिर ये मुमकिन हो सकेगा कि कौम जो है वो तश्कील पा सके। अगेन उसके लिए फिर लीडरशिप की एक ज़रूरत है, जिसका बड़ा फुकदान जो है वो ओवर दी ईयर्स नज़र आया है। बहरहाल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे खादिम बिशप साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे कुछ बात हो रही थी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया और साथ साथ कुछ देर पहले भी ये बात हुई कि ये जो मसाइल जिनकी अभी उन्होंने निशानदेही की है कम बेश तमाम ही दुनिया में जो बसने वाली अक़लियतें हैं उनके साथ है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर समझी जाती है। बात दावे से इसलिए कही जा सकती है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में हालात व वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, पूरी दुनिया में न्यूजीलैंड का वाक़या आपके सामने और इस तरह और बहुत सारे मामलात हैं, तो ये पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात चलते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आगे बढ़ना है और ये तमाम इख्तलाफात भुलाने और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना है। जी खादिम साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ देर पहले जैसे भी बात हो रही थी कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं और ख़ित्ते में जो ख़ास तौर पे जैसे सरदार साहब ने कहा कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, इस चीज़ को तस्लीम करते हैं? आप समझते हैं खामियां तो हर जगह हैं लेकिन कुछ यकीनन जो आसानी है वो यकीनन नज़र आती है? जी अच्छा ठीक है। अच्छा खादिम साहब, क़तः कलामी की माज़रत जवाब आपसे लूँगा, लेकिन क्योंकि आज पाकिस्तान का दिन है तो सरकारी तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। मज़ार क़ायद के ऊपर इस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो है वो मौजूद हैं, तो वो तकरीब आपको दिखाते हैं, ज़रा दिखाइए। उसको मनाने के लिए, उन लीडर्स की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम हर साल यहाँ हाज़िर होते हैं। आज 81 साल बाद हमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन के मतन को एक बार फिर पढ़ना चाहिए और ये अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क को पहले से सबसे ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। जो इस मुल्क के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के वो मुल्क जो हमें कायद आज़म ने अता फ़रमाया उसका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, पर उस मुल्क में जो कायद आज़म का विज़न था कि ये मुल्क इस मुल्क के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो पीसफुली अमन से इस मुल्क में रह सकें। हम ये अहद करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न उसको हमने लेके आगे बढ़ाना है और उसके साथ साथ जो 1971 के बाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को लीड किया था और 1973 का आइन दिया था, उस आइन के तहत हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो खिदमात हैं उन सब को सामने रखते हुए उनकी लीडरशिप में हमने आगे बढ़ना है। हमें ख़ास तौर पे इस वक्त मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इस वक्त में आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को ख़ास तौर पे याद करना चाहिए जो जुल्म और बर्बरियत ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से भारत में जो शुरू हुई थी उस दिन को भी याद करके और ये अज़म करना चाहिए कि कायद आज़म ने ही कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था और इस शहरक के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें एक बार फिर ये अज़म करना चाहिए कि कश्मीर को हासिल करने के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है कश्मीर के बारे में उस तरीके से कश्मीर का मसला हल करना है। और अगर कुछ और इसके बारे में सोचा जाता है तो ज़रूर वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाके और उसके बाद कुछ इसके बारे में सोचा जाए, नहीं तो इस वक्त हमें
जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके तहत ही कश्मीर के मसले का हल चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी याद करना चाहिए कि 1940 की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो नशिस्त थी उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के भाइयों के लिए भी पास हुई थी, और आज के दिन पे हमें अपने उन भाइयों को भी याद रखना चाहिए और ये रिज़ॉल्व हमारे मुल्क का होना चाहिए कि फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क हासिल करने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यही विजन था। अच्छा सर, ये बता दें कि आप दोनों हजरात जो है वो काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि साल में 1 से 2 मरतबा साथ नज़र आते हैं, तो एक ही सवाल जो पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, तो वही सवाल दोहराऊंगा कि वफाक और सूबा एक पेज पर कब आएंगे? क्या इस वक्त वो पाकिस्तान लोगों को मिला हुआ है जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था? ये अंदरूनी इख्तलाफात, ये सियासी झगड़े, तरक्की का अमल रुका हुआ है, कब आप सब एक हो जाएंगे? कब ये लोगों के मसाइल हल करेंगे? दोनों हजरात से जवाब चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो हमीद, हम मिलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आइनी ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ हाज़िर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। जब हालिया पिछले अगस्त में बरसातें हुई थी और शहर के कुछ इलाकों में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, तब भी फेडरल गवर्नमेंट ने जब कहा तो हमने लब्बैक किया। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, और उसके बाद जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, 3 वफाकी वज़रा और मेरी काबीना में मेरे साथ 2 और वज़ीर, हम 3 लोग हैं। उनकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स भी होती रही हैं और बात आगे बढ़ती रही। और फिर हमने एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराही मैं करता हूँ। उसकी अभी पिछले 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। और हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नर साहब, इसी मामले पे गवर्नर साहब क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी सीएम साहब ने आपको बताया कि हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। सीएम साहब मेरे पास तशरीफ़ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं, और सीएम साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो मैं तो अक्सर इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जी पिक्चर जाने दें ताकि मीडिया को और दुनिया को पता चले कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कुट्टी नहीं है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो। हमारी जो रिजर्वेशंस होती हैं, चाहे वफाक की सूबे से या सूबे की वफाक से, वो एक ही हुकूमत की भी हो सकती है कि वो जिस हुकूमत की अपनी वफाकी हुकूमत की अपनी सूबाई हुकूमत हो, उनके साथ भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, कोई काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, जो शायद टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, शायद ना भी हों, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। 2 मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं, लेकिन जहाँ तरक्याती मामलात का काम बात होती है, जहाँ पे सूबा सिंध के मफाद की बात होती है, वहाँ पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। साहब ये बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बंदर आइलैंड भी वफाक को चाहिए, कराची के तीनों अस्पताल बड़े भी वफाक को चाहिए, और अब सिंध के अफसरान भी वफाक ने आपसे मांग लिया, इसके पीछे वजह क्या है?
दूसरी असातिज़ा पर आपके गैर पर कर तशद्दुद हुआ। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि वज़ीर तालीम आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, कोर्ट के मामले को ले आकर गलत बयानी अवाम से कर रहे हैं, हालांकि अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया और उनको मुस्तकिल करने में कोई उनके अपना कोई है कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो जानबूझकर ये मामला टाल रहे हैं। देखिए 2-3 सवाल आपने कर दिए। आइलैंड्स की बात जहाँ तक है, वो एक ऑर्डिनेंस आया था, वो लैप्स हो गया, वो बात ख़त्म हुई है इस वक्त। दूसरा आपने अफसरान के बारे में और अस्पतालों के बारे में मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक मीटिंग भी की थी और उस मीटिंग में बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख के हमारे एडवोकेट जनरल साहब से सलाह मशवरा करके और एक जवाब हमने वफाक को दे दिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वफाक ये अस्पताल ले सकती है। वो तरीक़ेकार पूरा नहीं हुआ, उसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और उसी जजमेंट में ये गुंजाइश भी मौजूद है जिसकी कई बार बात हो चुकी है और अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे कि एक गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी मौजूद है कि वफाक वो अस्पताल सूबे को चलाने के लिए दे सकता है। और हम वही रिक्वेस्ट करें कि और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा मौक़िफ़ है, मेरा पर्सनल और हमारी हुकूमत का ये ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी और इसीलिए हम उसके रिव्यू में भी गए हैं। वो रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या कुछ बना दिया गया था वो मुकम्मल तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन है और हमने ये वफाक को बता दिया। और मेरी एक बार नहीं कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई है, गवर्नर साहब भी मौजूद रहे 1-2 बार उन मुलाकातों में, जब उन्होंने कहा है कि ये अस्पताल सुबह अच्छी तरीके से चला रहा है और हमसे तो पिम्स भी नहीं चलती है, सही ये लफ्ज़ थे, और ये सूबे को चलाना चाहिए, हम इस्लामाबाद से ये अस्पताल नहीं चला सकेंगे। तो वही हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, सर्विस की बेहतरी के लिए ये अस्पताल जैसे चल रहे हैं हमें चलाने दें। इस वक्त हम खुद इनोवेट हो गए, जिस तरीके से हम और डेवलपमेंट और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तलवार जो हमारे सर पे लटकी हुई इसकी वजह से रुक जाते हैं। अफसरान की जहाँ तक बात है, अफसरान का एक एग्रीमेंट है सूबे का और वफाक का, और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई अफसर सूबे में आना और सूबे से जाना ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा। अगर वो रोटेशन पॉलिसी कोई बनाते हैं वो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन से होनी चाहिए। जो अफसर हो, ये दोनों मतलब वफाक को भी एग्री करना चाहिए और सूबे को भी। जो अफसरान हमारे पास आए हैं वो इसी पॉलिसी के तहत आए हैं और अगर कोई जाएगा तो इसी पॉलिसी के तहत जाएगा। कुछ अफसर गए भी हैं, अभी उन्होंने मांगे, हमने बेहतर समझा अफसरान की हम अपनी मर्ज़ी भी देखते हैं उसमें कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल काम करने में कहाँ पे है, और अगर कोई अनविलिंग वर्कर है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसे इधर रखा जाए, और वफाक अगर उसको मांगे तो उस पॉलिसी के तहत हम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मैंने खुद भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी लिखा है कि इन अफसरान की कुछ जो है हमें ज़रूरत है और हम इनको छोड़ नहीं सकते। और जो एक एग्रीमेंट है फेडरेशन का और सूबों का कि ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनका ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस एंड फ्रॉम द प्रोविंस कैसे होता है, उसके तहत सारी बातें होंगी। हाँ, टीचर्स के लिए देखिए मेरी बात सुने, मुझे कोई मिसलीड नहीं किया गया, बड़ा क्लियरली बता दूँ इस चीज़ पे। अभी नहीं, ये 1.5-2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर थे कि इनको जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान देना है। हमने इनसे यही कहा कि आप इम्तिहान दें। हमें एक हाई और थोड़े से मुख्तलिफ फ़ैसले थे हैदराबाद बेंच के और कराची बेंच के, उस वजह से कुछ अभाम हुआ कोर्ट्स की, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं कहा कि इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। मैं वक्तन फ़वक्तन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनसे मिलते रहे, मुझसे मिलना चाहेंगे मैं भी मिल लूँगा। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अफसरान हेड मास्टर्स जो है हमने खुद रिक्रूट किए थे मेरिट पे IBA से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी IBA की जो रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का नेमुल बदल नहीं हो सकती। जब आप एक मुश्किल इम्तिहान दे के पास होके आ गए, हमने कहा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन चले जाएं। एक बार नहीं कई बार कहा है और कोर्ट्स ने अब बंदिश लगा दी है। मैं तो इस वक्त शायद हमारी काबीना पार्टली कंटेम्प्ट में हो, इसलिए कि उन्होंने 2 महीने कहा था, हमने 6 महीने कह दिया कि 6 महीने में पास करो। हम अभी भी उन उस्तादों से कहते हैं, हमें बहुत ही रिस्पेक्ट है टीचर्स की, लेकिन इस वक्त वो कर क्या रहे हैं? इस वक्त ना वो इम्तिहान देने जा रहे हैं,
ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना वो अपने इदारों में जा रहे हैं और रोड पे बैठे। मैं उनका जो हक है एहतजाज करने का, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जाके कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करें। मैं अभी भी कहेंगे, अच्छा 957 या 958 उस्ताद हैं, 30-40 बैठे हैं इधर, बाकी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है, और मैं आपके मीडिया के थ्रू भी सबसे कहूँगा कि हम हक तलफी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कभी कहे। लोगों को नौकरियां निकालने, जब निकालना अगर कभी कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी पड़ जाता है तो आपको पता नहीं किस हालात में होते हैं, किस तरीके से हम वो करते हैं। हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो कानून है, जो हाई कोर्ट ने ले डाउन किया है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कानून है, उसको फॉलो करें, इम्तिहानात दें और इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे और कम रेगुलर हो जाएंगे। आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म के विजन को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन कायदे-ए-आज़म तो डायलॉग पर यकीन रखते थे। हमने देखा कि 2-2.5 साल में गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अपोजिशन से बात करना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते उनके साथ। मैं पहले ज़रा सा अस्पताल की जो बात हुई थी उसका जवाब दे दूँ। ये शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने यही कहा था कि अस्पताल चलाना सूबों का काम है, वफाक का काम नहीं है, और इस्लामाबाद से बैठ के अस्पताल कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जिसके बाद 2 दफ़ा कोशिश भी की गई कि ये अस्पताल किसी तरह इन एग्रीमेंट हो जाए कि सूबा सिंध इसको चला ले, लेकिन कंप्लीट डायरेक्टिव थे, क्लियर डायरेक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के इनको टेक ओवर किया जाए और ये अस्पताल वफाक चलाएगा। इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ़र्क हो सूबे की और वफाक की, और उसी के तहत एक खूबसूरत बोर्ड बनाने की कोशिश की गई, न्यूट्रल लोगों को डालने की कोशिश की गई और सूबे से भी बोर्ड के मेंबरान मांगे गए हैं। तो ये तो अस्पताल की बात थी। जो अफसरान की बात है उस पर भी थोड़ा सा मैं तबसरा करते चलूँ कि जो रोटेशन पॉलिसी है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। और इसमें होता ये है, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, बशमूल सिंध पूरे पाकिस्तान में कई अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से वो अपनी जगह पे टिके हुए हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं। वहाँ पे उनकी मामलात हो जाते हैं, सेटिंग बन जाती है, वहाँ के वो लोकल्स के साथ घुस जाते हैं और वो कब्ज़ा एक तरीके से इंस्टीट्यूशन पे हो जाता है। तो रोटेशन पॉलिसी बड़ी बेहतर रहेगी। मुझे उम्मीद है कि सूबा सिंध अपनी तजावीज़ उस रोटेशन पॉलिसी पे अगर देना चाहेगा तो ज़रूर दे, और वो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रिव्यू ना हो सके, लेकिन ये रोटेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये मामलात जो हैं चलते रहें, सिस्टम जो है अपनी जगह चलता रहे। दूसरी चीज़ ये आपने जो डायलॉग का कहा, डायलॉग के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जमात के दरवाज़े हमेशा खुले हुए हैं और डायलॉग होते भी हैं। वही बात जो आपसे अभी सीएम साहब कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि कैमरे पे बुलाकर डायलॉग किए जाएं। डायलॉग होते हैं, बातचीत होती है, हर तरह से मामलात चलते हैं। कभी कभी दूरियां आ जाती हैं, जैसे अभी पीडीएम वाले मामले पर था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि वो एक सियासी अमल है, वो अपनी जगह चलेगा, और जो डायलॉग हैं मुल्क की सालमियत के लिए या तरक्याती मंसूबों के लिए वो अपनी जगह चलते हैं। बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला है? देखिए ये पता नहीं, कई बार एक सेकंड ये आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं सुने मेरे भाई, एक सेकंड मैं मेरे भाई, बल्दियाती इलेक्शन के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन ज़रूरी है। डिलिमिटेशन के लिए सेंसस का मंजूर होना ज़रूरी है। इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है 1998 के, हमने सीधा कहा है कि उन पर हम नहीं कर सकते। CCI होना थी 31 मार्च को, मैंने सुना है कि वो डिले हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत ख़राब है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं जल्द सेहतयाब होने की, और उसकी वजह से वो पोस्टपोन होगी। उसमें डिस्कस होगा सेंसस जो है एजेंडा में। मेरा मौक़िफ़ यानी सूबा सिंध का मौक़िफ़, मैं सूबा सिंध को उधर रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत साफ़ है कि सूबा सिंध को अंडर काउंट किया गया है। ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि देही इलाकों को अंडर काउंट किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध डॉक्टर इमरान इस्माइल इस वक्त मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब मज़ार क़ायद के ऊपर, और ये आज यौम पाकिस्तान के हवाले से जो है वो तकरीब का सिलसिला जो है इस वक्त जारी था, जिसके ऊपर आपने देखा मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनसे जो है वो बातचीत हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले या इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको नहीं कहेंगे, ये जो मज़ार क़ायद के ऊपर जो है वो मीडिया के नुमाइंदों से जो बात हो रही थी, तो इससे पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी
और यहाँ पर जो बिशप खादिम साहब से जो एक मैंने सवाल किया था, दूसरे ममालिक के अंदर जैसे मैंने कहा कि मामला जो हैं वो इससे ज़्यादा अबतर नज़र आते हैं, उसके ऊपर मैं आपका जवाब चाहूँगा। अपनी बात मुकम्मल कीजिए तो फिर हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे दूसरे। जी, आपके खत्ते के अंदर इसी रीजन में पड़ोसी मुल्क भारत है, दीगर और ममालिक की बात हुई, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक हैं, वहाँ के मुकाबले में सूरत हाल कैसे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो बड़ी अबतर हालत है माइनॉरिटीज़ की, और वहाँ पे तो ऐसे ही लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ क्रिश्चियंस के चर्चेज़ को जलाया जा रहा है बल्कि उनसे बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। और इसी तरह जो मुस्लिम हमारे भाई हैं उनके साथ भी ऐसा ही है, और वहाँ पर भी मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और हिंदुइज़्म को थोपने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, गाँव के गाँव कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदुइज़्म को अगर कबूल कर लेते हैं तो हम आपको ज़िंदा छोड़ देंगे, वरना आप मरने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो इंडिया में क्रिएट की जा रही है, और एक्सट्रीमिज़म जो है वो बहुत ज़्यादा हद से जो बढ़ चुका है, और इंतहा पसंदी जो है रूज पर है इंडिया में। उसके बरक्स जो है पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर भी तकरीबन ऐसे ही है, लेकिन मजहबी आज़ादी जो है वो कम है। पाकिस्तान में जो मजहबी राइट्स और मजहबी आज़ादी है वो दूसरे ममालिक से जो है वो गैर मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें बतौर गैर मुस्लिम मजहबी आज़ादी के साथ अपनी इबादत को करने का पूरे राइट्स हैं, हक़ हैं, और हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं। और आज हम उसी पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान की जो है वो सालगिरह मना रहे हैं, और हम जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं इस बात का अज़म किए हुए हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार शहरी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका खादिम बिशप साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब हमारे अपने, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। सरदार शौकत पोपल सही, थैंक यू सो वेरी मच सर, आज आपने वक्त निकाला हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुई यहाँ पर, और ये गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक एक छोटी सी लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों का नया पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होगा, तो एक ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मेहमानों का पैनल, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से कबल अर्ज़ किया कि तब्दील होगा, तो इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। अब प्रोग्राम में वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है तो कोशिश होगी जल्दी फ़र्दन से गुफ्तगू की जाए। नईम अमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं। आज इस खास मौके पर भी हमारे साथ यहाँ हम मौजूद हैं, बड़ा मशकूर हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हैं। बहुत शुक्रिया नहीं भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी और बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, पंडित मुकेश कुमार जेदिया, हिंदू स्कॉलर हैं, पाकिस्तान नवल समाज इंटरफेथ हामनी कराची, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका पंडित साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सरदार अमर सिंह साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान सिख वेलफेयर कमेटी, आपको भी मैं खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नहीं भाई, 23 मार्च का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, इख्तलाफात को भुलाकर अब आगे की बात करनी है। कुछ देर पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि इंसाफ पर मबनी माशरे जो है वो तश्कील पाएंगे, तो यकीनन फिर ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के, उनके साथ फिर जो है वो मामलात उनको लेकर फिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंसाफ माशरे में होना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा चंद इसके ऊपर कीमती कलमात जो है आप कहिए, फिर हम आगे की तरफ मामलात को लेकर। मैं आपको, आपकी टीम को और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को आज मुबारकबाद पेश करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से,
23 मार्च से, क्योंकि आज ये खुशी का दिन है हमारे लिए। अक्सर लोग देखते हैं हम तनकीद पर तनकीद करते हैं, तनकीद पर असला नहीं करते। आज खुशी का दिन है, तो खुशी के दिन में हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जो हम 23 मार्च 1940 के अंदर हम चले जाते हैं। तो 19 मार्च को अगर हम चले जाते हैं 1940 को, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, 313 लोग वो जो एक जगह इकट्ठे हुए, और जो उस वक्त पंजाब का जो वज़ीर आला था उस वक्त ना इजाज़त देने की वजह से एक तसादम हुआ, 13 लोग शहीद हुए, और उसके अंदर एक SSP जो अंग्रेज़ों का जो था वो भी इसके अंदर जो है वो दुनिया से चला गया। अब बात ये कि जो जब आप निकलते हैं किसी विजन के लिए ना, किसी मकसद के लिए निकलते हैं, तो आप मेंटली तौर पे तैयार रहते हैं कि आगे होना क्या है। तो जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन लोगों ने इस मुल्क की जो है वो बका की जंगें लड़ी, और आज अगर मैं बात करूं आज उसी का तसलसल है, आज पाकिस्तान वजूद के अंदर जो है वो मौजूद है। और इस वजूद में आने का जो मेन अगर मैं बात करूँ, ये पाकिस्तान 27 रमज़ान को वजूद में आ रहा है, जुम्मे के दिन वजूद में आ रहा है, और कलमे के नाम से आ रहा है। और कलमे के नाम से आने वाला जो मुल्क होता है, उस मुल्क को खुदा खुद जो है बेहतरी से जो है वो चला सकता है, और अच्छे से उस मुल्क को चला भी रहा है। फिर वो मुल्क हम जो एटम बम हमारे पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। हालांकि नेबर मुल्कों में आप चले जाएँ, सऊदी जैसे मुल्क में तेल है, ज़खायर हैं, ऑयल है, डीजल है, हर चीज़ है, लेकिन नहीं है तो एटम बम नहीं है। और एटम बम नहीं है, फिर अगर बात करें तो वो लोग जो इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क की बका की जंग लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, ख़ासतौर पे 24 साल बाद आइन इस मुल्क को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब इसको आइन दिया, और आइन देने के बाद आज अगर हम बात करें कानून की, आइन की पासदारी की बात करें, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि हमें आइन भी इस मुल्क को जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो बात ये है कि हमें बाहैसियत कौमें जो है वो लड़ना है दुनिया के साथ। जब तक हम कौम नहीं होंगे तो हम लड़ नहीं सकते। जब तक हम हजूम रहेंगे, हम बटे रहेंगे। हजूम हमेशा जब बटा रहता है तो उसका फिर वही हाल होता है जो इस वक्त दीगर ममालिक में, जो दूसरे ममालिक के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, चाहे चेचनिया, बोस्निया या फिर अब शाम में चले जाएँ, तो बात ये है कि हमें कायद अज़म ने जो है वो एक मुल्क जो बना के दिया था, वो कौम बन के बना के दिया था। तो हम जो इस वक्त हजूम बन गए हैं बुरे तरीके से, महाजिर, पठान, बलोच, सराइकी, सिंधी, फिर इसी तरीके से जो है हज़ारेवाल, जो ये जो है हजूम है, जब तक हम हजूम से बाहर नहीं निकलेंगे। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त देखा गया था कितनी कौमें मौजूद हैं, पेलिफ से पंजाब, काब से कश्मीर, सिंध से सिंध, तेलिफ तुनतान, बलूचिस्तान, और ये खूबसूरत बना पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो सबको मिल के जो है वो यकजहती के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है जी जनाब। पंडित मुकेश कुमार साहब फरमाइए, मजहबी हमआहंगी के हवाले से बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपने। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आज 23 मार्च के हवाले से आपने मुझे मदऊ किया और मुझे यहाँ कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, K21 का आपका भी। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, और मैं पहले अपने आप पे फ़ख्र करता हूँ, और मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी मुझे फ़ख्र है अपने आप पर। और आज इस 23 मार्च के हवाले से हम उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, बिल्कुल ठीक, और उनको याद करना चाहिए। और यहाँ तक कि हम किसी और पे तनकीद करें, लेकिन पहले हमें उनकी कुर्बानियों को जो है वो याद करना चाहिए। और इतना अच्छा प्यारा गुलदस्ता पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के नाम से उन्होंने हमें दिया। और ये मुल्क हमारा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर मजहबी, सकाफती, हर प्रकार की आज़ादी है। बिल्कुल। अगर आप किसी और कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तासुब पाया जाता है, सही। लेकिन हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी प्रकार का कोई तासुब नहीं। हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान अपनी मजहबी आज़ादी को वो मुकम्मल भरपूर तरीके से अंदाज कर सकता है। बहुत अच्छी बात। तो इसलिए हमारी शान, हमारी आन सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि हमें पाकिस्तान के हवाले से ही बात करनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, जब 23 मार्च की जब करारदाद जब मंजूर हुई तो उसमें जो हिमायत दी थी वो हमारे कुंदन लाल जी थे। उन्होंने भी हिमायत की थी कि पाकिस्तान का एक वजूद होना चाहिए, एक आज़ाद कौम होनी चाहिए। और ये बात हमारे राष्ट्रीय पिता बाबा कौम कायद आज़म ने कही, और उन्होंने कही कि जितने भी जो मज़हब होंगे उन सबको आज़ादी होगी, और आज़ादी के साथ हम रहेंगे। तो इसलिए हमारा मजहबी जो है वो नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन हमारा कौमी नजरिया एक है, क्योंकि हम सब पाकिस्तान है। बहुत अच्छी पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। जनाब अमर सिंह साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जैसा भी मजहबी हमआहंगी के हवाले से बात हो रही थी, आप काफ़ी देर से गुफ्तगू को सुन भी रहे हैं, मैं चाहूँगा इसके ऊपर कुछ कहिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं K21 न्यूज़ का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतने हसीन मौके पे और 23 मार्च के इस खूबसूरत मौके पे इस हसीन गुलदस्ते को आप लोगों ने इस चैनल पे सजाया।
तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और मैं तो ये समझता हूँ, अपने आप के ऊपर गर्व और फ़ख्र महसूस करता हूँ, मेरी पैदाइश इस प्यारे वतन पाकिस्तान में हुई, क्योंकि ये पाक धरती हमारी पूरी सिख कौम के लिए यानी सरे अंजाम है, क्योंकि हमारे सिख कौम के पहले बानी बाबा गुरु नानक देव महाराज का भी जन्म इस पावन पवित्र धरती पे हुआ। तो इसलिए हर एक सिख इस धरती को जो है नमता है, चूमता है। तो हर एक सिख जो है खुशकिस्मत समझता है, जो पाकिस्तान में रहने वाला हर सिख अपने आप को फ़ख्र और गर्व और खुशी से जो है यानी महसूस करता है। और ये हकीकत है, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर बहुत हम खुश है, पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को यानी तहे दिल से आज़ादी का जो है जश्न हमें मनाने की यानी होती है। और हमें सरकार का और गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट इसमें होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे हर इवेंट में, हर फेस्टिवल में हमें शाना बेशाना हमारे साथ खड़ी रहती है और हमें जो है यानी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाह वाह जी वाह। अमर सिंह साहब ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया आज के दिन के हवाले से। मुकेश कुमार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। दिल तो करता है कि जी गुफ्तगू चलती रहे, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है और प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम की जानिब है, तो हमारे जो यहाँ पर मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में जितने भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, इससे पहले भी आपने मेहमानों का एक पैनल देखा था यहाँ पर, वो भी हमारे साथ अली बेटा ये लो तो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। उन सबको मैं जो है वो इस वक्त जो दावत दूंगा कि वो आ जाएँ, हमें ज्वाइन कर लें, ताकि ये जो केक कटिंग है ये इसकी एक रस्म जो है वो पूरी की जा सके आज के दिन की मुनासबत से। और उसके साथ ही आ जाएँ, इधर आ जाएँ इधर से। तो इसके बाद जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे केक कटिंग के साथ ही, और फिर इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सब ख्याल रखिएगा, देखने वालों को सब बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। आए जी।